तो हे एवरीवन, वेलकम बैक हियर अगेन टू अ पैरेलल वर्ल्ड इमॉर्टल लॉन्गिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अनग्रेडेड हार्ट के आगे का पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। पर जैसे ही वो अंदर आओ कहता है और सामने वाला शख्स अंदर आता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और गुस्से में ही शॉकिंगली बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो डेविन? कैंटीन। जैसे कि पार्किंग लॉट से निकलने के बाद ही वो अपने केबिन में चला गया था, वहीं जान भी कैंटीन पहुंच गया था। कैंटीन पहुंचते ही वो देखता है कि पूरा कैंटीन लगभग खाली है। सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स ही वहां बैठे थे और वो सब अपना काम कर रहे थे, जैसे कि पढ़ाई, ब्रेकफास्ट, गेट टुगेदर, या अपने फ़ोन में बिजी थे। जान जो कैंटीन को खाली देखता है तो वो सबसे पहले अपने हैंड की रिस्ट वॉच चेक करता है। समय देखता है तो समय 9:50 हो रहे थे, यानी कि अभी उसके दोस्तों को आने में समय है। इसीलिए जब तक उसके दोस्त नहीं आते तब तक वो भी वहीं लगी चेयर पर बैठ जाता है और खुद को फ़ोन चलाने में बिजी कर लेता है। पर अफसोस, वो भले ही फ़ोन चला रहा था पर दिमाग में उसके ईगा की एंगेजमेंट की बात चल रही थी, जो कि करंट टाइम में उसके नर्व्स पर बैठी हुई थी। आई मीन कम ऑन, कोई कितना भी कूल बन ले, आई डोंट केयर टाइप, पर खुद के इतने सेक्सी और हैंडसम बॉयफ्रेंड की एंगेजमेंट किसी और के साथ? नो, बिल्कुल भी नहीं। बिग नो, नेवर। जान तो ये सोच भी नहीं सकता और सोचना भी नहीं चाहता। वो सोच रहा था कि ऐसा क्या करे जिससे उसके ईगा की एंगेजमेंट टूट जाए या फिर उसके ईगा पीछे हट जाए। पर ईगा पीछे हटेंगे कैसे? उनके डैड उनके पीछे बम्बू की तरह अड़ंगा जो डाले खड़े हुए हैं। फिर कैसे? अयो, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन है। क्या करूं? गॉड, कुछ तो करना पड़ेगा इस ओल्ड मैन का। इस ओल्ड मैन के बारे में जिस तरह से सुना है कुनगा से और डैड से, इतना तो समझ गया हूँ कि वो बिल्कुल हार्ड हार्टेड लीजेंड है स्टोन एज का। न जाने मेरे ईगा का डैड कैसे बन गया। खैर, पुराने राउटर में भी कभी कभी 5G निकल आता है, इसीलिए डाउट नहीं करना है जान, बस फोकस करना है। पर अब मुझे तो सोचना पड़ेगा ना कि इसकी पॉलिसी कैसे चेंज करूं। जान सोच ही रहा था कि तभी पीछे से किसी का हाथ उसके कंधे पर जोर से आकर उसकी इस वायलेंट सोच को रोक देता है। हे बडी, व्हाट्सअप? जिससे जान का कंधा हल्का सा टेबल को लीन हो जाता है और वो बेचारा दर्द के मारे कराह जाता है। यू इडियट शुआन, अभी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ। इट हर्ट्स डूड। जान के बगल में शुआन और चैंग खड़े थे, जो कि जस्ट अभी अभी ही आए थे, और जान को कैंटीन में देख के बिना दाएं बाएं मुड़े सीधा उसके पास आकर उसके कंधे पर एक मारते हैं, पर हल्के से, सिर्फ फ्रेंडली वे में। जिस पर जान जो अपने दिमाग में खिचड़ी पका रहा था, वो अचानक से आता हुआ हाथ अपने कंधे पर पाता है तो कस के चिल्ला देता है। पर शुआन और चैंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस जाकर वहीं साइड वाली टेबल से चेयर उठाकर जान के बगल में रखते हैं और खुद भी वही उसके बगल में बैठ जाते हैं और कैजुअली बोलते हैं, सो व्हाट्स इन योर माइंड? क्या सोच रहे थे? नथिंग डूड, बस ये सोच रहा था कि ईगा की एंगेजमेंट कैसे तोड़ूं। जान स्लकिंग फेस के साथ सोचते हुए बोलता है, ईगा की एंगेजमेंट? यानी ब्रदर इन लॉ की एंगेजमेंट? जिसको सुनकर चैंग और शुआन दोनों ही सरप्राइज्ड और शॉक्ड हो जाते हैं और पहले एक दूसरे को देखते हैं और फिर दोनों एक साथ ही चिल्लाते हैं, व्हाट? ब्रदर इन लॉ की एंगेजमेंट? इतनी तेज आवाज सुन के सन अपने एक कान को बंद कर लेता है। वही शुआन एक्साइटेडली अपनी बात को आगे कंटिन्यू करता है,
वाओ डूड, कितना मजा आएगा ना, डिलीशियस चीजें खाने को मिलेंगी। वैसे भी शगाई और शादी के फूड खाने का अपना ही मजा है। जिस पे जान शुआन को नैरो आई करके देखता है। वही चैंग शुआन से ग्रम्पी टोन में आइज रोल करते हुए बोलता है, सीरियसली डूड, जान यहाँ ब्रदर इन लॉ से एंगेजमेंट तोड़ने की सोच रहा है और तुम्हें डिलीशियस फूड खाने की पड़ी है, मतलब सच में? ओह हाँ, ओह हाँ, माय मिस्टेक। पर जान तुम्हें सगाई तोड़नी ही क्यों है? अच्छा ही तो है ना। अगर उनकी तुमसे सगाई हो जाएगी तो ऑफिशियली तुम्हारे हो जाएंगे। क्या प्रॉब्लम है इसमें? शुआन कहता है, जिस पर जान अपना मुंह बनाते हुए बोलता है, शट अप यू इडियट। काश उनकी सगाई मेरे से हो रही होती, पर अफसोस ऐसा नहीं है। उनकी एंगेजमेंट किसी और से हो रही है और इसीलिए मुझे उनकी वो एंगेजमेंट रोकनी है, तोड़नी है उसे, समझे? ओह समझा। वो क्या है ना डूड कि मैं जब एंगेजमेंट या मैरिज का नाम सुनता हूँ ना तो मुझे डिलीशियस फूड याद आ जाता है, तो मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ और कुछ नहीं। खैर छोड़ो, चलो प्लान बनाते हैं। और फिर तीनों मिलके अपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लग जाते हैं। तीनों के एक एक हाथ इस वक्त टेबल पर और दूसरे मुंह दाढ़ी या माथे पर थे। तीनों बहुत ही गहरी सोच में बिजी थे कि तभी कुछ मिनट्स के बाद शुआन कस के चिल्लाते हुए एक्साइटेडली बोलता है, आइडिया। उसके इतनी तेज चिल्लाने से आस पड़ोस के लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। वहीं चैंग और जान दोनों भी हड़बड़ा जाते हैं, पर शुआन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसी एक्साइटमेंट के साथ जान और चैंग को आइडिया बताने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पे चैंग और जान भी उसी क्यूरियोसिटी के साथ जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद शुआन बोलता है, डूड, क्यों ना तुम ब्रदर इन लॉ को भगा के ले जाओ? हाँ, कैसा आइडिया है? शुआन आइडिया बताता है, जिसको सुन के चैंग आइज रोल करता है और जान बस अपना माथा सिकोड़कर शुआन की तरफ क्वेश्चनिंग गे से ब्लिंक कर रहा था और सोच रहा था कि ये क्या था। वहीं शुआन दोनों के एक्सप्रेशंस देखकर पूछता है, व्हाट, आइडिया अच्छा नहीं है क्या? जिस पर चैंग बोलता है, डूड वो क्या है ना कि आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर ये आइडिया सिर्फ जियांग पर सूट करेगा, ब्रदर इन लॉ पर नहीं, क्योंकि आई एम 100% श्योर कि ब्रदर इन लॉ नहीं भागेंगे। बिकॉज यू नो ना कि वो लान वांग ईबो है, द लान वांग ईबो प्रोफेसर, जिन्होंने कॉलेज में आते ही रैगिंग बंद करवा दी। हाँ राइट, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। खैर कुछ और सोचता हूँ। शुआन चैंग की बात पर एग्री करते हुए अपना स्लकिंग फेस बनाता है और फिर इसके बाद दोबारा सोचने लगता है और कुछ मिनट्स के बाद फिर बोलता है, हे, हाउ अबाउट हम लोग ब्रदर इन लॉ की होने वाली फियांसी को ही किडनैप कर ले? हाँ। शुआन एक बार फिर अपना वायलेंट आइडिया बताता है, जिसपे इस बार जान इरिटेट होते हुए बोलता है, सीरियसली डूड, इसमें ईगा की एंगेजमेंट टूटे या ना टूटे, पर मैं जरूर जेल में पहुंच जाऊंगा किडनैपिंग के केस में। और शुआन एक बार फिर पीछे हट जाता है। या राइट राइट, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। वही इस बार जान कुछ सोचते हुए बोलता है, खैर मुझे लगता है कि हमें ईगा पे फोकस ना करके ईगा के डैड पे फोकस करना चाहिए। हाँ, डैड पे फोकस? शुआन और चैंग दोनों सुनते हैं, जिसमें चैंग तो समझ जाता है, पर शुआन जिसका दिमाग इस वक्त दुगनी तेजी से दौड़ रहा था वो कुछ और ही समझता है और वही समझते हुए बोलता है, वो कुछ और ही समझता है और वही समझते हुए बोलता है, व्हाट, मतलब अब तुम ब्रदर इन लॉ को भूल के उनके डैड पे हिट करोगे? डूड ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत बूढ़े हैं तुम्हारे लिए? आई मीन एज इज जस्ट अ नंबर, पर मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लायक नहीं होंगे यार। प्रोफेसर वांग तो फिर भी ठीक है, पर उनके डैड, ये थोड़ा ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा? जिस पर चैंग जो वही शुआन के बगल में बैठा था वो शुआन के सर पर टफली मारते हुए समझाता है, शट अप शुआन, जान का मतलब है कि हमें ब्रदर इन लॉ के डैड के बारे में सोचना होगा। हाँ पर जान, हमें ब्रदर इन लॉ के डैड के बारे में क्यों ही सोचना है?
मैं कह रहा हूँ ना कि वो बहुत बूढ़े हैं तुम्हारे लिए। ब्रदर इन लॉ के लिए तो मैंने तुम्हें सपोर्ट कर भी दिया, पर उनके डैड के लिए नो नो नो, बिल्कुल नहीं। मैं उनके लिए बिल्कुल भी नहीं करूँगा। नेवर। सोच के ही अजीब लग रहा है। शिवान फिर वही बात बोलता है और इमेजिन करने लगता है जान के बगल में उसकी दुगनी उम्र के बूढ़े आदमी को, हाथ में डंडा, सर के बाल सफेद और आंखों में मोटा सा चश्मा, और कांपती हुई आवाज में जान को ऑल्टर में आई डू कहते हुए। हेल नो। शिवान कस के हॉरिफाइड होकर चिल्लाता है, जैसे कि वो इस बिना टाइम के नाइटमेयर से ट्रॉमेटाइज्ड हो गया हो। उसके इस तरह से चिल्लाने से चैंग और जान दोनों ही चौंक जाते हैं और आस पड़ोस के लोग भी उसी की तरफ देखने लगते हैं। वहीं शिवान अपनी इमेजिनेशन से बाहर आता है और जान की तरफ देखता है, जिस पर जान, जिसका माथा अब गर्म हो गया था, वो इस बार शिवान को गुस्से में चुप कराते हुए बोलता है, सीरियसली शिवान, आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया था तुमने? आई एम 200% श्योर कि तुमने चने खाए होंगे, राइट? जिसमें शिवान भी अपनी चिकी से स्माइल दिखाते हुए नोट कर देता है। वहीं चैंग उसे आगे डांटते हुए कहता है, देखा, मैंने कहा था ना। अब 2 मिनट के लिए अपने इस दिमाग के घोड़े को शांत रखो और जान की पूरी बात सुनो, ओके? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए इस बार। फाइन फाइन फाइन, इतना वॉयलेंट क्यों हो रहे हो यार? ठीक है जान, बोलो बोलो, तुम बोलो। इसके बाद एक बार फिर बेचारा जान चैंग और शिवान को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ईगा के डैड ही वो हैं जो चाहते हैं कि ईगा ये सगाई करे। यानी कि अगर हमें ईगा की ये एंगेजमेंट तोड़नी है तो हमें ईगा पे फोकस ना करके उनके डैड पर फोकस करना होगा। यानी कि हमारे टारगेट वो होने चाहिए, ना कि ईगा। पर हम उन पर फोकस करेंगे कैसे? हम तो उन्हें जानते भी नहीं हैं। शिवान इस बार सही डायरेक्शन में सवाल पूछता है, जिस पर जान कहता है, हाँ वो तो है, पर हम नहीं जानते, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन्हें उनके खुद के बच्चे नहीं जानते। जिसको शिवान डिकोड करता है, हुआनगा। हाँ, हुआनगा। जान एग्री करता है और बात को कंटिन्यू करता है, हमें पहले ये जानना होगा कि ईगा के डैड उनकी सगाई करवा किससे रहे हैं, और फिर कुछ ऐसा करना होगा जिससे ईगा के डैड खुद ब खुद ही सगाई तोड़ दे। और अगर वो खुद ही सगाई तोड़ देंगे तो मतलब कि ईगा फ्री हो जाएंगे। आइडिया तो अच्छा है, चैंग बोलता है, पर इसके लिए तुम्हें पहले हाइकुनगा से बात करनी होगी। हाँ राइट, पर अभी तो क्लास है, इसीलिए मैं शाम को उनसे बात करके देखता हूँ। जान अपने रिस्ट वॉच देखते हुए बोलता है, जिसपे चैंग और शिवान दोनों भी एग्री करते हैं। हाँ ठीक है। और आखिरकार एक मैटर तो सॉल्व हो जाता है, पर अभी भी एक और मैटर बचा है, और वो है उस डेविन नाम के बंदे का। जान बोलता है, हे डूड, एक और बात है। क्या? शिवान पूछता है, जिस पर जान कहता है, मुझे ईगा के एक फ्रेंड के बारे में जानना है, लिवोहान। लिवोहान? पर हम इसके बारे में जानेंगे कैसे? आई मीन बीजिंग में ऑलमोस्ट कितने लिवोहान होंगे, और पीबो पर तो उससे भी ज्यादा, तो कैसे ढूंढेंगे? शिवान पूछता है, जिस पे इस बार चैंग बोलता है, तुम्हारे पास कोई फोटो है उसकी जान? और जान से उसकी फोटो मांगता है, जिस पर जान साफ मना करते हुए कहता है, नहीं, मेरे पास तो नहीं है, पर शायद हम ईगा के कॉलेज से पता लगवा सकते हैं। पर कॉलेज इतना पुराना डाटा क्यों रखेगा जान? वो तो है, फिर हमें कैसे पता चलेगा? जान कुछ सोचते हुए बोलता है, जिस पर चैंग पूछता है, तुम कल कोनगा से मिलने गए थे? उन्होंने तुम्हें कुछ बताया इन सब के बारे में? उन्होंने बताया चैंग, पर उन्हें खुद नहीं पता कि ईगा के दोस्त कैसे दिखते थे। वो सिर्फ उनके दोस्तों के नाम जानते हैं, डेविन और लिवोहान।
उन्होंने बताया कि एक वीडियो लीक हुई थी जिससे ईगा की लाइफ में सब गड़बड़ हो गई। उनके डैड ने उन्हें घर से निकाल दिया, उनकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया और उन्हें उस कॉलेज से निकाल दिया गया, पर बुरी हालत में, जिसकी वजह से वो दोबारा कॉलेज जाने से ही डर गए। और ये सब हुआ सिर्फ उस डेविन की वजह से। और मुझे जानना है कि ये डेविन कौन है चैंग, जिसने ईगा की लाइफ इस तरह से खराब कर दी, इस हद तक खराब कर दी। और इस इंसान के बारे में मुझे सिर्फ और सिर्फ लियो वोहान ही बता पाएगा, क्योंकि एक वही इंसान था जो ईगा के साथ पढ़ता था और उनका दोस्त भी था। तो हम लियो वोहान के बारे में क्यों ढूंढ रहे हैं जान? हम डायरेक्ट डेविन को ही क्यों नहीं ढूंढते? शिवान पूछता है। और डेविन को हम कैसे ढूंढेंगे? डूड, हम तो उसे भी नहीं जानते, और ब्रदर इन लॉ से भी पूछना भी सही नहीं होगा जब तक कि वो खुद जान से सब कुछ शेयर करने के लिए कंफर्टेबल नहीं होते। चैंग बोलता है, जिस पर शुआन चैंग की बात पर एग्री करते हुए कहता है, या राइट, फिर हमें कुछ और सोचना होगा। चैंग कहता है। वहीं इस बार जान बोलता है, हाइकुन ने कभी उनके फ्रेंड्स को देखा नहीं है, कॉलेज इतना पुराना डाटा रखता नहीं है, फिर हम ढूंढेंगे कैसे? वैसे एक बार हम ट्राई तो कर ही सकते हैं, ब्रदर इन लॉ के कॉलेज में पूछ के। क्या पता किसी को पता ही हो उनके बारे में। आई मीन रिकॉर्ड्स नहीं होते, पर लोग तो याद ही रखते हैं ना, खासकर ऐसी चीजें जैसे टीचर्स और भी लोग जो वहां के पुराने हों। शुआन कुछ सोचते हुए कहता है, जिस पर इस बात जान भी एग्री करता है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। एक बार ट्राई करने में क्या ही जाता है, ना करने से अच्छा कुछ करना है। इसके बाद शुआन बोलता है, हाँ फाइन देन, मैं और चैंग इस लिव वोहान या डेविन के बारे में ढूंढ के तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। ओके फाइन देन, आई होप कि कुछ तो पता चले। गुड लक, लेट्स गो। प्रोफेसर जेटली की क्लास का टाइम हो रहा है, हमें चलना चाहिए, वरना वो रूट प्रोफेसर इस बार हमें सिर्फ क्लास से नहीं कॉलेज से ही बाहर निकाल देगा। जान शुआन की बात पे एग्री करता है और रिस्ट वॉच में टाइम देखता है जिसमें उनकी पहली क्लास का समय हो गया था। वहीं जान का ध्यान जाता है फैंशिंग और यूबिन पर कि वो नहीं आए, इसीलिए वो उनके बारे में भी पूछता है। वैसे फैंशिंग और यूबिन कहाँ हैं? जिस पर चैंग उसे बताता है, वो दोनों डायरेक्ट लाइब्रेरी में चले गए थे, एग्जाम्स आ रहे हैं ना, इसीलिए। खैर, वो दोनों भी हमें वहीं क्लासरूम में ही मिलेंगे, तो हम भी चलते हैं अब, नहीं तो प्रोफेसर जेटली हमारी अटेंडेंस पर एब्सेंट लगा देगा और हमें एग्जाम में बैठने वाली लिस्ट से ही बॉयकॉट कर दिया जाएगा, और इस बार तुम्हारा चाम भी कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए चलो। हाँ, लेट्स गो लेट्स गो, जान बोलता है, और फिर तीनों चल देते हैं क्लास लेने, जो कि वो काफी दिनों के बाद लेने जा रहे थे। खैर, वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर लान वांग ईबो के केबिन में, वो शख्स जिसने ईबो के केबिन का डोर नॉक किया था वो डेविन था, जो परमिशन पाते ही उसके केबिन का डोर खोलता है और अंदर आने लगता है, जैसे ये केबिन उसकी खुद की प्रॉपर्टी हो। वहीं ईबो जो कुछ मिनट्स पहले काम कर रहा था, जब वो डोर पर नॉक सुनता है तो उसे लगता है कि शायद पियोन होगा, इसीलिए वो अंदर आने की परमिशन दे देता है। पर जब सामने से उसे डेविन आता हुआ दिखता है तो वो हल्का सा शॉक्ड, साथ ही नर्वस, और उसके अंदर हल्का सा गुस्सा भी भर जाता है। वो थोड़ा सा हड़बड़ा भी जाता है, पर वो डेविन के नोटिस करने से पहले ही खुद को कंपोज करते हुए गुस्से और नफरत भरी आवाज में बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो डेविन? जिस पर डेविन, जो अपने कॉन्फिडेंस भरे भारी कदमों से बाहर से चल के अंदर की तरफ आ रहा था, वो अपने कनिंग और प्लेफुल आवाज में बोलता है और चलकर ईबो के पास आने लगता है। वो बोलता है, तुमसे मिलने आया हूँ बाव बाव, सोचा कि तुम्हें गुड मॉर्निंग विश कर दूँ। यू नो ना, यू आर माई फेवरेट लकी चार्म। शट अप एंड गेट आउट। पर डेविन पर ईबो के इस रूड रवैये का कोई असर नहीं होता। इसके उलट वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए सीधा जाकर ईबो के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है और अपनी कनिंग सी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, गेट आउट। पर क्यों भाव भाव?
तुम्हें तो मैंने गेट इन फास्ट बोलना सिखाया था ना बाबा। भूल गए क्या तुम मेरे उस लेसन को? इतना रूड तो तुम पहले नहीं थे पाओ। फिर अब क्यों हो गए? हम्म। क्या मुझे फिर से सिखाने की ज़रूरत है? हम्म। कोई बात नहीं, मेरे पास आ जाओ। मैं इस बार तुम्हें और अच्छे से सिखा दूंगा, इतना कि दोबारा कभी नहीं भूलोगे। ट्रस्ट मी। डेविन ईबो की तरफ देखते हुए सिडक्टिवली बोलता है, अपनी लेफ्ट साइड के लोअर लिप्स को बाइट करते हुए। बाय द वे, प्रोफेसर की चेयर पे मेरा हनी पाई काफ़ी सेक्सी लग रहा है। आई एम हॉट, आई स्वेयर, आई एम ऑन फायर। इस पर ईबो एक बार फिर से उसे जाने के लिए गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए बोलता है, अपनी ये बेहुदी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। अभी मेरे पास तुम्हारे जैसे डर्टी शिट के लिए टाइम नहीं है। पर डेविन को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके उलट वो ईबो को और प्रवोक करता है। पर क्यों बाव बाव? पहले तो तुम्हारे पास मेरे जैसे डर्टी शर्ट के लिए समय ही समय होता था, पर अब क्यों नहीं है? हाँ, कहीं तुम्हारा ये कीमती समय तुम्हारे उस क्यूट लिटिल स्टूडेंट से मिलने का तो नहीं है ना? आई मीन, यू नो व्हाट आई मीन, राइट? शट अप डेविन, बिहेव योरसेल्फ एंड बेटर लीव फ्रॉम हियर, और एल्स say it my sugar बाबा, or else are you going to let me shut up Devin, last warning, dare to complete those words and you're going to see the real me। डेविन की डिस्गस्टिंग बातें सुन के ईबो का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और अब वो खुद को और कंट्रोल नहीं करता और चेयर से उठकर टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए चिल्ला देता है, जिससे डेविन के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन वाली प्लेफुल स्माइल आ जाती है, जैसे यही उसका अल्टीमेट गोल हो और ईबो को गुस्से में देखकर उसे काफ़ी मज़ा आ गया हो। और वो वैसे ही अपनी कनिंग आवाज़ के साथ बोलता है, उफ उफ, ये गुस्सा, बाव बाव, आई रियली वॉन्ट टू सी द रियल यू। डैम, तुम्हारा ये गुस्सा देखकर तो बस मेरा मन कर रहा है कि यहीं पर तुम्हें उफ। पर खैर, डेविन जानबूझकर बात आधी छोड़कर चेयर से उठता है और ईबो की तरफ लीन होते हुए पॉजेसिवली बोलता है, तुम चाहे ही मुझे खुद से कितना भी दूर करो पाओ पाओ, लेकिन तुम आओगे तो मेरे पास ही, वो भी जल्दी ही। अब कैसे आते हो ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ, ओके? अपनी कनिंग स्मग देता है, जिसको देखकर वो इस बार अपनी ठंडी और स्टडी टोन में बोलता है, लीव। और इस बार डेविन बिना कुछ कहे बस ईबो को प्लेफुल सिडक्टिवली विंक करके केबिन से बाहर चला जाता है। गुड बाय माय हनी पाई। डेविन के केबिन से जाते ही ईबो वहीं डिस्ट्रेस होकर चेयर पर बैठ जाता है। उसने अब जाकर नोटिस किया था कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे, चेहरा भी ठंडा पड़ चुका था और सांसें अब नॉर्मल चल रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। जब वो डेविन से इतनी बार कह चुका है कि उसे उससे अब कोई मतलब नहीं है, उसे उससे कोई मतलब नहीं रखना, नहीं चाहता वो उसे अपनी लाइफ में, तो फिर वो क्यों आना चाहता है उसके पास वापस, उसकी ज़िंदगी में? क्यों नहीं वो उसका पीछा छोड़ देता? क्यों वो बार बार उसके सामने आ जाता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे सब कुछ भूलकर वो उसके पास वापस आ जाएगा, जबकि उसका भूलना या ना भूलना यहाँ मैटर ही नहीं करता। जब वो उसे वापस चाहता ही नहीं है तो वो ऐसा कभी नहीं करेगा। एक बार जो उसने कर दिया उसके बाद वही गलती वो दोबारा नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। पर फिर भी अभी भी ऐसा क्यों होता है? क्यों वो जब सामने आता है तो वो कुछ नहीं बोल पाता और बस शांत हो जाता है, जैसे कि अभी भी वो वही 18 साल का कमज़ोर लड़का हो जो तब डर गया था, कमज़ोर पड़ गया था। नहीं, अब वो कमज़ोर नहीं पड़ सकता और डेविन के सामने तो और भी नहीं। हाँ, वो पहले कमज़ोर पड़ गया था पर अब नहीं। अब चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके पास कभी नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए उसका आज और उसका कल सिर्फ जान है और अब वही रहेगा, उसका जान,
फिर बाद में चाहे ही जान उससे दूर ही क्यों ना चला जाए, पर उसके लिए उसका जान ही अब सब कुछ है और वही रहेगा। ईबो खुद को समझाते हुए अपने कांपते हुए शरीर को काम करता है और वहीं चेयर के पीछे के सहारे से टिककर कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। और आंखें बंद करते ही उसे उसके डैड की वो बातें याद आ जाती है जो कल हुई थी। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें ये एंगेजमेंट करनी ही पड़ेगी, समझे? तो ठीक है, अगर तुम नहीं मान सकते हो तो उस लड़के को भूल जाओ। बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहते तो क्या करना चाहते हो? क्या करोगे? कब तक अपनी 2 कौड़ी की नौकरी के लिए मेरा सर झुकाते रहोगे? जो कह रहा हूँ वो कर देना। अभी रिजाइन नहीं कर सकते तो एग्जाम्स के बाद कर देना, पर मुझे रजिस्ट्रेशन चाहिए तुम्हारा, समझे? और फिर उन सब बातों को सोचकर वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगता है। उन लफ्जों का बोझ वो अपनी सांसों पर महसूस कर रहा था और आंखें बंद होने के बावजूद भी सुकून जैसे कहीं अंधेरे में खो चुका था। वो हर लफ्ज उसके दिमाग में गूंज रहे थे जिससे वो खुद को निकालना चाहता था, पर तभी उसे डेविन की बात भी याद आ जाती है। तुम चाहे मुझे खुद से कितना भी दूर करो बाबा, लेकिन तुम आओगे तो मेरे पास ही, वो भी जल्दी ही। अब कैसे आते हो ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ। और फिर अब उसके दिमाग में उसके डैड की बात और डेविन की बात सब मिलकर उसके दिमाग में गूंजने लगती है। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें ये सगाई करनी ही पड़ेगी, करो बाबा। तुम्हारी वजह से मैं अपनी वाइफ को तो खो चुका हूँ, तुम्हें पास ही, तुम्हें ये सगाई नहीं मान सकते हो तो तुम उसकी आखिरी निशानी को भी खोना चाहते हो। एंगेजमेंट करो या उस लड़के को भूल जाओ। बात कर देना, उसकी आखिरी निशानी मुझे चाहिए तुम्हारा। एंगेजमेंट करो या उस लड़के को भूल जाओ, मैं तुम पे छोड़ता हूँ। अब सारी आवाजें मिलकर उसे सफोकेट कर रही थी, जैसे कोई उसके गले में रस्सी फंसाकर दोनों तरफ से खींच रहा हो। तुम्हें ये सगाई करनी ही पड़ेगी, करो बाबा। तुम्हारी वजह से मैं अपनी वाइफ। और अब वो खुद को कंट्रोल करने के लिए गहरी सांसें लेने की कोशिश करता है, पर ना जाने क्यों ये सफोकेशन बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। आखिरी निशानी को भी खोना चाहते और ये आवाजें भी। तुमने अपनी माँ, पर तभी बोबो सन। ईबो एक झटके से आंख खोल देता है और चेयर से हटकर सीधा बैठ जाता है। चेहरे और गर्दन पर पसीना था और सांसें तेज चल रही थी। वो खुद को नॉर्मल करने के लिए टेबल पर रखे पानी का ग्लास उठाता है और पानी पीता है, फिर चेहरे को अपने हाथों से रफली पोंछता है और कुछ पल के लिए खुद को शांत करने की कोशिश करता है। आज काफी दिनों के बाद उसे ऐसा पैनिक अटैक आया था, वो भी कॉलेज में। ईबो खुद को शांत करता है और फिर टाइम देखता है जिसमें उसकी पहली क्लास का समय हो गया था। इसीलिए वो खुद को कंपोज करता है, शर्ट, बाल और चेहरे को ठीक करता है, अपना लैपटॉप उठाता है और केबिन से बाहर निकल जाता है अपनी पहली क्लास की ओर। जहां एक तरफ ईबो अपना लेक्चर देने जा रहा था, वहीं जान और उसके दोस्त प्रोफेसर जेटली की क्लास लेकर बाहर आ गए थे और इस वक्त पांचों कैंटीन में बैठकर प्रोफेसर जेटली का असाइनमेंट कर रहे थे, जिसमें असाइनमेंट तो कर सिर्फ 2 ही लोग रहे थे, बाकी 3 तो बस इरिटेट हो रहे थे और कोस रहे थे, सोच रहे थे कि पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी कि इन लोगों ने प्रोफेसर जेटली की क्लास लेने का डिसाइड किया था। हद है यार, कोई एग्जाम्स टाइम पर भी असाइनमेंट देता है क्या? खैर, एग्जाम्स हो या ना हो, असाइनमेंट तो फिर भी इनसे नहीं होता। जान के पास तो गोल्डन चांस भी था असाइनमेंट से फुर्सत पाने का, पर ऐन मौके पर प्रोफेसर यांग ने उसकी बात सुन ली और उन्होंने फिर स्ट्रिक्ट टोन में मना कर दिया। इसीलिए अब बेचारा वो भी असाइनमेंट करने बैठा है। गॉड, आई स्वेयर, बस एक बार मुझे इस कॉलेज से निकल जाने दो। मैं प्रोफेसर जेटली को नहीं छोड़ूंगा। जब देखो असाइनमेंट देते रहते हैं, इतना तो इन्होंने खुद भी अपने कॉलेज टाइम में नहीं किया होगा। जान इरिटेट होते हुए बोलता है। वहीं श्वान विनिंग किड की तरह कंप्लेंट करते हुए बोलता है, यार मेरे तो हाथ ही दर्द होने लगे, इतना असाइनमेंट कौन देता है? प्रोफेसर जिंग जहान जेटली। चैंग ग्रम्पी टोन में शुआन को जवाब देते हुए बोलता है और फिर वापस से लिखने लगता है। वहीं इन लोगों की इतनी सारी कंप्लेंट सुनकर यूबिन और फेंशिंग दोनों ही बस हंस रहे थे,
क्योंकि वो दोनों ही जानते थे कि इन दोनों के लिए ये असाइनमेंट करना कितना मुश्किल है, जो कि सिर्फ 5 पेज का है, पर इनके लिए 5,000 पेज से बाहर है। खैर, जान अपने इरिटेट फेस के साथ काम कर ही रहा था कि तभी उसे कुछ कमी सी महसूस हो रही थी। कुछ तो अलग था आज के दिन। और वो क्या? जान लिखते लिखते अचानक से सोचता है और फिर उसे ध्यान आता है, हे डूड, बाय द वे मैं जब से कॉलेज में आया हूँ मुझे ये पैंग और उसके मगरमच्छ नहीं दिख रहे। आई मीन कहाँ है यार? मैंने अभी तक तो कुछ किया भी नहीं है उनके साथ। फिर कहाँ गए वो? जान पूछता है, जिस पर फैंशिंग जवाब देता है, वो सस्पेंड है कुछ दिनों के लिए और इसीलिए उसके मगरमच्छ भी नहीं दिख रहे। सस्पेंड? पर वो क्यों? जान पूछता है, जिस पर यूबिन इस बार सारी बात बताता है। वो जिस कार से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था ना, वो कार पैंग चला रहा था। प्रोफेसर यांग और प्रोफेसर जैक्सन ने तो डिमांड किया था उसे यूनिवर्सिटी से रेस्टिकेट करने का, पर अंकल शाओ ने मना कर दिया क्योंकि रेस्टिकेट करने पर उसका करियर खराब हो जाता और पैंग भी गिल्टी था अपने इस किए पर, इसीलिए बस उसे सस्पेंड कर दिया गया है। बाकी देखो, शायद एग्जाम्स के टाइम पर आ जाए। और रही बात उसके मगरमच्छों की, तो वो कहीं ना कहीं होंगे ही, बस अभी हमें नहीं दिख रहे। और फाइनल इवेंट का क्या हुआ? कौन जीता ट्रॉफी? जान पूछता है, जिस पर इस बार चैंग बताता है, ट्रॉफी कोई नहीं जीता जान। कैंपस में एक्सीडेंट होने की वजह से डायरेक्टर ने फाइनल इवेंट कैंसिल करवा दिया और डिसाइड किया है कि फाइनल एग्जाम्स के रिपोर्ट में सबके सब्जेक्ट में 10 नंबर एक्स्ट्रा ऐड किए जाएंगे। व्हाट? सिर्फ 10 मार्क? डूड, कम से कम 90 मार्क्स ऐड करने चाहिए। 10 नंबर तो हम खुद ही ले आएंगे। हद है। वैसे किसने आइडिया दिया था ये मार्क्स बढ़ाने का? दान शॉकिंगली पूछता है, जिस पर इस बार शुआन वही इरिटेशन के साथ बोलता है, ब्रदर इन लॉ ने। ओह, ईगा ने दिया है, फिर तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। जान बोलता है, जिस पर शुआन कंप्लेंट करते हुए कहता है, क्या सोच कर दिया है मैन? जिसके एग्जाम्स में सिर्फ 10 नंबर आएंगे वो कैसे उन 10 नंबर से पास होगा? जिस पर इस बार फैंशिंग तुरंत जवाब देता है, ऑब्वियसली पढ़ के, और जी किसी स्माइल दिखा देता है, जिस पर शुआन तुरंत ही ये सुनकर उसकी तरफ पियर्सिंग गेज से देखता है और एनोइंगली बोलता है, शट अप, और फ्रस्ट्रेटली पफी फेस के साथ असाइनमेंट करने में वापस लग जाता है। ऐसे ही कुछ देर ये लोग असाइनमेंट करते हैं और फिर दूसरी क्लास का टाइम हो जाता है, यानी कि प्रोफेसर वांग की क्लास का। वही यूनिवर्सिटी से बाहर पार्किंग लॉट में डेविन ईबो की केबिन से निकलकर सीधा पार्किंग लॉट में आता है और अपनी कार में बैठ जाता है। वो कार में बैठता ही है कि तभी उसे ईबो का रेड शॉर्ट फेस इमेजिन होता है और अचानक से उसे नीचे पैंट में कुछ टाइट सा महसूस होता है। और जैसे जैसे वो उसे महसूस करता जा रहा था वैसे वैसे उसका फेस डार्क और ज्यादा डार्क होता जा रहा था। शट अप एंड गेट आउट। आंखों में लस्ट सी उतर आई थी और वैसे ही वो डार्क डिजायर के साथ अपनी आंखों को बंद कर लेता है। ईबो का वही गुस्से वाला चेहरा इमेजिन करने लगता है। शट अप डेविल, लास्ट वार्निंग, डेयर टू कंप्लीट दोज वर्ड्स एंड यू आर गोइंग टू सी द रियल मी। ईबो का वही गुस्से वाला चेहरा इमेजिन करने लगता है, लास्ट वार्निंग, डेयर टू कंप्लीट दोज वर्ड्स, जिसमें वो उसकी नजरों में एकदम हॉट स्पाइस लग रहा था। वो वही इमेजिन करते हुए धीरे धीरे अपने हाथ को उस जगह पर ले जाता है और तेजी से ऊपर नीचे करने लगता है। शरीर उसका कार की सीट पर टिक गया था। कार में एसी होने के बावजूद भी चेहरा उसका पसीने से भीगा हुआ था। मुंह से सेटिस्फैक्शन वाली आवाज के साथ साथ बाव बाव का नाम आ रहा था और साथ में ही कुछ सिंफुल बातें भी। कुछ मिनट्स तक वो वैसे ही अप डाउन करता है और फिर खुद को सेटिस्फाई करने के बाद हाथ वहाँ से हटा लेता है, टिश्यू यूज़ करके खुद को क्लीन करता है और फिर अपनी कनिंग, डार्क और लस्ट भरी आवाज़ में बोलता है, उफ, वाओ वाओ, तुम्हारे उस गुस्से वाले अंदाज ने तो, तुम्हारी इस गुस्से वाली आवाज़ ने देखो
मेरे हार्मोन्स को कैसे पीक पर ला दिया कि अब मुझे अपने हाथों की मदद लेनी पड़ रही है। यार, कोई बात नहीं, अभी तो मैं ये खुद कर रहा हूँ, पर जल्दी ही तुम यहाँ होगे, मेरे पास, मेरे बेड पर, मेरे पैनेट, और मेरे नाम से स्क्रीम कर रहे होगे। डेविन बोलते हुए डार्कली स्मग करता है और फिर पार्किंग लॉट से चला जाता है। वहीं इन सबसे दूर वांग मैंशन में एक ब्लैक लग्जरियस कार वांग मैंशन के गेट के सामने आकर रुकती है, जिसमें से हायको निकलते हैं और सीधा अंदर चले जाते हैं और वहां के मेन सर्वेंट से अपने डैड के बारे में पूछते हैं। मिस्टर वांग घर पे है? जिस पर वो मेन सर्वेंट बोलती है, यंग मास्टर कौन? सीनियर मास्टर जस्ट अभी अभी एम्पायर के लिए निकल गए, अब तो शायद शाम तक ही आएंगे। आप कुछ लेंगे? पानी, कॉफ़ी या कुछ बना दूं आपके लिए? नहीं नहीं योंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मिस्टर वांग से एम्पायर में मिल लूँगा। ठीक है, मैं निकलता हूँ, हायकुन बोलते हैं और बिना 2 मिनट भी रुके वांग मैंशन से सीधा वांग एम्पायर की तरफ चले जाते हैं। वहीं वापस बीजिंग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जान, चैंग, शुआन, फेंशिंग और यूबिन इस वक्त प्रोफेसर वांग की क्लास ले रहे थे, जिसमें से क्लास तो भले ही 5 ले रहे थे, पर ईमानदारी से सिर्फ 2 ही पढ़ रहे थे, क्योंकि 2 तो नींद में थे। एक उबासी ले रहा था और दूसरा नींद में झूल रहा था, यानी कि चैंग और शुआन। वहीं जान, उसका ध्यान तो ना पढ़ाई पर था और ना ही नींद पर, उसका ध्यान तो इस वक्त अपने सुपर सेक्सी बॉयफ्रेंड प्रोफेसर पर था, जो इस वक्त पढ़ाने पर कंसंट्रेट करना तो चाह रहे थे, पर दूर बैठे इस खुरापाती बनी की वजह से वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जान दूर बैठा बार बार उनका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा था, पर ईबो वो जानबूझकर उसे इग्नोर कर रहा था, जिस पर जान पाउटी किड की तरह बैठ जाता है। वहीं ईबो जो प्रोजेक्टर के पास खड़ा अपने इस पाउटी स्टूडेंट को इग्नोर कर रहा था, वो इस वक्त कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री टॉपिक पर डिस्कस कर रहा था। वहीं फाइनली टॉपिक को कंप्लीटली डिस्कस करने के बाद ईबो क्लास में अनाउंस करते हुए अपनी काम टोन में बोलता है, तो आज का टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई डाउट है, कुछ चीज नहीं समझ में आया है, तो आप सब अभी पूछ सकते हैं। प्रोफेसर वांग बोलते हैं, पर उन्होंने इतने अच्छे से समझाया था कि किसी को कोई डाउट नहीं था, सिवाय एक के, एब्सोल्युटली सिवाय एक के। इसीलिए पूरे क्लास में सिर्फ एक लड़के ने हाथ उठाया था, और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का मिस्चीवियस बनी वी शाओ जान था, जिसकी शक्ल से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसका कोई डाउट हो भी सकता है, पर अब हाथ उठाया है तो ईबो को एज अ प्रोफेसर पूछना तो पड़ेगा ही कि क्या डाउट है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसीलिए ईबो ना चाहते हुए भी, जो इतनी देर से इस मिस्चीवियस बनी को इग्नोर कर रहा था, जिसको वो जान गया था कि ये कितना खुरापाती है, वो फिर भी बोलता है, से जान, तुम्हारा क्या डाउट है? ईबो डाउट पूछने के लिए परमिशन देता है, जिस पर जान पूरी भरी हुई शांत क्लास में इनोसेंटली पर इंटेंशनली पूछता है, जैसे कि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो क्या पूछ रहा है। वो पूछता है, प्रोफेसर, क्या सप्लीमेंट्री डिमांड में क्यूकम्बर की जगह बनाना यूज कर सकते हैं क्या? इस जान के इतना पूछते ही पूरी क्लास, प्रोफेसर समेत, सब चौंक गए थे। उनका इनोसेंट दिमाग इस समय नम हो गया था और सब बस हॉरिफाइड होकर जान की तरफ देखने लगे थे, जैसे कि पता नहीं क्या अनहोली सा सुन लिया हो उन लोगों ने क्लास में। वहीं चैंग, जो अभी तक उबासी ले रहा था, उसकी तो आंखें अब पूरी तरह से खुल गई थी। वो अब सिर्फ आइज रोल करता है और उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलती है, एज एक्सपेक्टेड। वहीं शुआन, जो अभी तक नींद में झूल रहा था, वो भी अब बिल्कुल एनर्जेटिक होकर बैठ गया था कि जैसे जान ने उसके अंदर फ्यूल डाल दिया हो, और अब वो अपना चेहरा प्राउडली सबको दिखा रहा था, अपनी मिस्चीवियस स्मग के साथ, जैसे कि बता रहा हो कि हाँ, यही मेरा दोस्त है,
और ब्रदर इन लॉ की तरफ उसी प्राउडफुल गेज से देख रहा था। वहीं यूबिन और फैंशिंग, वो दोनों बेचारे तो अपनी हंसी रोके हुए बैठे थे। वहीं जान जो इस वक्त इनोसेंटली प्रोफेसर वांग की तरफ देख रहा था, वो ईबो का ऐसा रिएक्शन देखकर अंदर ही अंदर शेमलेसली खुद पर प्राउड फील कर रहा था, जैसे फाइनली जो उसे चाहिए था वो उसे मिल गया हो। प्रोफेसर वांग का पूरा अटेंशन अब सिर्फ और सिर्फ उसी पर था। वहीं ईबो जो अभी कुछ देर पहले जान को इग्नोर कर रहा था, वो जान के इस अनहोली डाउट को सुनने के बाद वो प्रोफेसर मोड से सीधा जैसे एरर 404 मोड पर चले गए हो। दिमाग एकदम ब्लैंक और चेहरा शर्म के मारे एकदम लाल, इतना कि जैसे बीजिंग की कड़कड़ाती ठंड में किसी ने उस पे एम्बैरेसमेंट का हीटर चला दिया हो। आंखें बिल्कुल पॉप अप, जैसे कि अभी कैविटी से बाहर निकलकर बोर्ड के पास चली जाएंगी और खुद ही लिख देंगी आई रिजाइन। हाथ में पकड़ा रिमोट ऐसे जम गया था कि जैसे उसने भी कोई इलीगल सिलेबस सुन लिया हो, और दिमाग जो शॉर्ट सर्किट की वजह से ब्लैंक हो गया था, उसमें तो अब सिर्फ एक ही थॉट चल रहा था कि यहाँ की जमीन क्यों नहीं फट जाती और मैं उसके अंदर क्यों नहीं चला जाता। फिर धीरे से उसकी नजर उस पाउटी खुरापाती बनी पर जाती है जो उसी की तरफ शेमलेसली इनोसेंट गेज से देख रहा था, जैसे कि उसे कोई खबर ना हो कि उसने अभी क्या पूछा है। वो उसी की तरफ अपनी नजरें करके अपनी सबसे एम्बैरेसमेंट वाली ग्लेयर के साथ देखता है। पर आयरनी ये थी कि भले ही ग्लेयर प्रोफेसर कर रहा था, पर चेहरा पूरा बॉयफ्रेंड वाली शर्म से लाल हो गया था। और पूरी क्लास के सामने प्रोफेसर लान वांगीबो को पहली बार पता चल रहा था कि क्लास लेते समय इस शेमलेस बनी को इग्नोर करना मतलब क्यूकम्बर और बनाना की थ्योरी जानना है। खैर, जान के इस डाउट से पूरी क्लास जो अनहोली सी हो गई थी, उसे होली करने के लिए कॉलेज की बेल सही समय पर होली वाटर का काम करती है और तुरंत ही बेल रिंग हो जाती है, जिससे जान सेटिस्फैक्शन वाली टीजिंग स्माइल करता है। और वहीं ईबो जान के शेमलेस चेहरे को क्लियर करता है और फिर बस बिना एक भी सेकंड का वेट किए वो बस स्टूडेंट्स को थैंक यू बोलता है और क्लास से निकल जाता है। पर जाने से पहले स्टूडेंट्स को असाइनमेंट जरूर देकर जाता है। वहीं ईबो के निकलते ही सारे स्टूडेंट्स भी क्लास से निकल जाते हैं और साथ में ही जान और उसके 4 दोस्त भी। वहीं दूसरी तरफ वांग एम्पायर में हायकुन वांग एम्पायर पहुंच गया था और इस वक्त जेम्स वांग से मिलने के लिए कॉरिडोर से होकर जेम्स वांग के केबिन की तरफ जा रहा था। तो हियर वी गो, ये रहा अनग्रेडेड हार्ट के आज का पार्ट। तो आज का पार्ट किस किसने एंजॉय किया? बहुत सारी फ्लफी चीजें देखने को मिली, बहुत सारी डार्क चीजें भी देखने को मिली, है ना? ऑल ओवर अगर बात किया जाए तो आज का चैप्टर इंटरेस्टिंग था और मेरे अकॉर्डिंग तो था ही। बाकी आप लोगों के अकॉर्डिंग कैसा था, इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों ने भी इस नॉवल की किस पॉइंट पर कौन सी चीज़ें ज़्यादा एंजॉय की। बाकी फिर आज का चैप्टर जैसा भी लगा हो ज़रूर बताइएगा। कोई व्यूज़, कोई सजेशन कुछ हो तो उसे भी ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, हम उसे ज़रूर पढ़ेंगे। बाकी फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जो मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट किया था, तो हाँ मैं थोड़ा डिमोटिवेट थी और शायद हूँ भी। अब मुझे नहीं पता कि अभी मैं आगे क्या करने वाली हूँ। मैं इस चैनल को कंटिन्यू करूँगी या नहीं करूँगी, फ्यूचर जैसा भी होगा पता चली जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे चैनल से प्यार नहीं है, इसको मैंने बहुत ही उम्मीद से बनाया था और ठीक है, मेरे लिए मेरे बेबी जैसा ही है। और हाँ, जिसने भी मुझे कमेंट किया मेरे कम्युनिटी पे, इतने प्यारे प्यारे मुझे मोटिवेट करने के लिए मैसेज लिखे, उन सबको तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि सच में आप ही लोग हैं जिन्होंने मुझे यहाँ पे बांध रखा है। एक तो मेरी उम्मीद, मेरी अंदर की वो डिज़ायर, और दूसरा आप लोग। थैंक यू मुझे संभालने के लिए, मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए, मुझे अपनाने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय।